हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन फर्स्ट क्लास में टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट में लोग एक नाम जानते हैं, इसको नरेशन के नाम से जानते हैं। नरेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है कथन। इंग्लिश में कथन दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड या फिर कहें डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को एक नाम से और जाना जाता है, इसे स्पीच भी कहा जाता है। स्पीच का अर्थ भी कथन होता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि नरेशन या कथन क्या है। तो कह सकते हैं, अब साधारण सी बात है, कथन का तात्पर्य यह है कि जब कम से कम दो या दो से अधिक लोग आपस में जो बातचीत करते हैं, तो उनके मध्य की जो बातचीत का तथ्य होता है, उसे हम कथन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? द कन्वर्सेशन बिटवीन को शॉर्ट में B/W के रूप में लिखते हैं। द कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू पर्सन्स इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के मध्य की जो बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन है, इनके बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स, दो या दो से अधिक लोगों के जो बीच की बातचीत है, उसे हम लोग किस नाम से कहते हैं? कथन के नाम से जानते हैं। ये कथन दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक तो डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, जिसे हम प्रत्यक्ष कथन भी कह सकते हैं। अब इसे हम प्रत्यक्ष कथन क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष कथन और प्रत्यक्ष कथन में आपस में किस प्रकार से अंतर है, ये क्या है, इनका प्रयोग हमें कैसे करना है नरेशन के अंतर्गत, तमाम बातें हम लोग जानेंगे। तो नरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि हम इसके ऊपर फोकस करते हैं कि दिए गए सेंटेंस का स्पीकर कौन है। स्पीकर का तात्पर्य ये है कि वक्ता जिसे बोलने वाला होता है, जो कहने वाला व्यक्ति होता है। मान लीजिए मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, तो मैं स्पीकर हो गया और आप ऑडियंस हो गए। आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हो गए, मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हो गया। तो नरेशन में सबसे पहला पॉइंट हमें क्या ध्यान देना है कि दिए गए सेंटेंस में हमें स्पीकर को ढूंढना है कि वो है कौन स्पीकर। जो स्पीकर होगा वही अपने दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक हो गया स्पीकर, और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें ऑडियंस को ढूंढना है। तो अब देखिए बातचीत कैसे हो रही है। बोलने वाला व्यक्ति तो कोई एक होगा, सुनने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो कन्वर्सेशन, जैसे हमारी डेफिनेशन कह रही है कि जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए, वो या तो दो के बीच में हो या फिर दो से अधिक के बीच में हो। तो अब हम देख रहे हैं कि एक स्पीकर हो गया और दूसरा ऑडियंस हो गए, तो ये दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो स्पीकर और ऑडियंस के बीच में जो भी बातचीत कही जाएगी, वो जो बातचीत का तथ्य, जो स्टेटमेंट बना, उसे हम लोग नरेशन के नाम से जानते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और बताते हैं कि प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल है ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, राम इज ए गुड बॉय। फुल स्टॉप। उसके बाद इनवर्टेड कॉमा को हमें क्लोज कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन की एक छोटी सी पहचान ये भी कह सकते हैं कि जिसमें इनवर्टेड कॉमा, आप इसे याद करने के लिए 66 और 99 के नाम से भी जान सकते हैं। वैसे इसे इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। एक इन्वर्टेड कॉमा और है जो केवल एक इधर 6 होता है, इधर 9, मतलब एक इधर से कॉमा होता है, उधर से कॉमा होता है। तो कहने का मतलब वो जो सिंगल है, अगर एक है तो उसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, और डबल है तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसे हिंदी में उदाहरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है।
तो जैसे अब आप इस एग्जांपल को गौर करके देखिए, पहला एग्जांपल हमारा है कि ही सेड टू मी राम इज ए गुड बॉय। इस एग्जांपल में बहुत सी चीजें छिपी हैं जो प्रत्यक्ष कथन को दर्शाएंगी। कैसे? अभी मैंने बताया कि सबसे पहले जब हम सेंटेंस हमको मिलेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम दिए गए सेंटेंस का स्पीकर ढूंढेंगे। स्पीकर कौन है? तो अब आप देखिए, एक ही है कि ही, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति होगा, मैस्कुलिन जेंडर है और वो मुझसे कह रहा है, तो मतलब ये हो गया स्पीकर और मैं हो गया ऑडियंस। ये बोलने वाला हो गया, मैं सुनने वाला हो गया। तो ये मुझसे कुछ कह रहा है। क्या कहा इसने किसी थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत किया, और थर्ड पर्सन कौन बना? राम। तो उसने मुझसे कहा कि राम एक अच्छा लड़का है। तो ये हो गया स्पीकर। स्पीकर ने मुझसे कोई बात कही, जो मुझसे बात कही वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में होती है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो थर्ड पर्सन के बारे में बातचीत होती है, उस पूरे मैटर को, पूरे सेंटेंस को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, और यही डायरेक्ट नरेशन के बनने का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्पीकर है उसने अपने ऑडियंस से, सेकंड पर्सन से जो भी बात कही है, उसकी बात को एज इट इज, जैसा उसने कहा बिल्कुल वैसा ही हमने अगर अपना उसका स्टेटमेंट रख दिया, वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो वो चीजें डायरेक्ट कहलाएंगी। क्योंकि देखिए, उसने मुझसे कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है पूरा स्टेटमेंट रहा, और इस स्टेटमेंट को हमने इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए रखा क्योंकि इस स्पीकर की ये स्टेटमेंट, ये बात जैसे स्पीकर ने कही थी मुझसे एज इट इज प्रेजेंट कर दिया गया। अब हमें ध्यान क्या देना है, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। कैसे पहचान लिया? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। इसके बहुत से नियम हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, वो सारे नियम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। तो अब हम सबसे पहले हम इसमें ये ढूंढते हैं कि अगर हम नरेशन पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन की पहचान कर रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आप ध्यान देकर देखें, तो आप देखेंगे यहां पर आपको दो सेंटेंस नजर आएगा। ये देखिए, ही सेड टू मी, एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है, और दूसरा सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, राम इज ए गुड बॉय। तो मतलब ये है कि डायरेक्ट नरेशन में दो सेंटेंसेस होंगे। दोनों सेंटेंसेस मतलब एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर की क्लास और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की क्लास। ये दोनों सेंटेंस होंगे। इसमें गौर करने वाली बात ये होगी कि इनका अपना खुद का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वाक्य के निर्माण में अगर हम बात करें तो कुछ कंडीशंस होती हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में। जैसे सबसे पहली फॉर्मेशन की बात करें, अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है तो बेसिकली हमारे पास तीन चीजें मौजूद होनी चाहिए। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, तब तो हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंडीशन बस हमारे पास सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला और ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो भी उस कंडीशन में उस वाक्य का फॉर्मेशन हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं है वाक्य का, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो भी वो सेंटेंस बन सकता है। ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो इनका सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, वो सदैव छिपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, कभी कभी क्या होता है बोलचाल की भाषा में हम लोग ना तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है ना ही ऑब्जेक्ट होता है, उस कंडीशन में केवल वर्ब लिखी होती है। जैसे गो, अगर हमने किसी को कोई जाने के लिए कहा गो, तो हमने केवल एक वर्ड यूज किया गो, जाओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि यू गो, तुम जाओ। तो उसका सब्जेक्ट हमको मिल जाता है यू, क्योंकि फिक्स है कि किसी भी कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब का होना एकदम अनिवार्य है। और अगर किसी परिस्थिति पर सब्जेक्ट नहीं है तो मान लेते हैं कि वहां पे सब्जेक्ट उसका यू मौजूद है। और ऐसे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। लौट के आते हैं अपने डायरेक्ट नरेशन पे चलते हैं। तो हमने देखा कि डायरेक्ट नरेशन में दो चीजें होती हैं, दो वाक्य लिखे होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। अब गौर करने वाली बात क्या है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद है, ऐसे सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है।
रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर रिपोर्टिंग है तो आप ध्यान दे लेंगे कि वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, जो रिपोर्टेड होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। अब इसमें एक बात और छिपी हुई है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है, इस रिपोर्टिंग स्पीच की सेंटेंस की जो ये वर्ब होती है, इस वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि पूरा नरेशन रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से ही पूरे टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे, इसी के नाम से इसको जाना जाएगा। तो तीन चीजें समझ में आई। एक टॉपिक था डायरेक्ट नरेशन, तीन बात निकल करके आई। एक आई जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उस सेंटेंस को हमने रिपोर्टिंग स्पीच कहा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा, और रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से हमने जाना। तो अब ये भी बात क्लियर हो गई कि अगर हम इसे प्रत्यक्ष कथन कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, जो स्पीकर है, वक्ता है, वो जो भी बात कह रहा है किसी थर्ड पर्सन के बारे में, उस थर्ड पर्सन के बारे में जो भी बात उसने कहा, उसकी बात को एज इट इज रख दिया जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता, कोई परिवर्तन नहीं होता किसी प्रकार का। एक छोटा सा परिवर्तन ये होता है कि जो उसका फॉर्मेशन है उसी रूप में उसको लिखना, यही उसका परिवर्तन है। या फिर आप कह लें कि डायरेक्ट नरेशन में एज इट इज बातें होती है। अब तीन बातें हैं, इसे हम नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में क्योंकि आगे की चीजें हमको यहीं से समझ में आने वाली हैं। अब हम दूसरे टॉपिक इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जानेंगे, तो अब हम इसको हटा देते हैं यहां से। तो अब छोटा सा नियम क्या है, नियम तो भी हम जानेंगे विस्तृत से डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष की बात समझना है। अप्रत्यक्ष कैसे होता है, जब ये स्पीकर की बात जो इस ऑब्जेक्ट से कर रहा है, ये जो स्पीकर ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये अपने ऑब्जेक्ट से जो भी कुछ थर्ड पर्सन के बारे में कह रहा है, तो इस स्पीकर की बात को अगर ज्यों का त्यों ना रखा जाए, जैसे इसने कहा बिल्कुल वैसे ना रख करके, बल्कि उसको हम क्या करें, ये जो सेकंड पर्सन का बनता है ये अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट करके लिख देता है, तो वो प्रत्यक्ष नहीं होता, वो बल्कि क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष कथन या फिर इनडायरेक्ट नरेशन तक आने लगता है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर इस सेंटेंस का हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, ही लिख देंगे। रूल है कि सेट टू को हम लोग किसमें बदलते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं, मी हो जाता है। क्वामा और इन्वर्टेड क्वामा के स्थान पे कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कंजंक्शन रहेगा, जैसा सेंटेंस रहेगा, दिया गया सेंटेंस होगा, सेंटेंस के आधार पर कंजंक्शन का निर्धारण होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें हम लोग दैट का यूज करेंगे। इसके बाद राम थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है, इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, राम। अब चूंकि हमें पता है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलता है। तो इज है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इज एमआर बदलता है वाज वर्ब में, तो चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग कर देंगे, तो राम वाज ए गुड बॉय बन जाएगा। इस प्रकार से हमने एक दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट भी आसानी से बना लिया। क्या अंतर दिखाई पड़ा, पहला अंतर तो दिखाई दे रहा है कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कोई कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, जैसे दैट लगाते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग कर देंगे, जब भी जैसा सेंटेंस है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हम कुछ बातें सीखेंगे, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स हैं हमारे पास, कुछ नियमों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम सब सिंपली अगर हम बात करें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर हमको बनाना है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कुछ रूल्स के बारे में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ साधारण नियम, कुछ साधारण नियम। तो सबसे पहले अगर हम नियम की बात करें तो हमारे पहले पॉइंट में वही बात आएगी कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाना। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और क्या करते हैं, इनके स्थान पे कोई उचित कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। उचित कंजंक्शन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना कंजंक्शन यूज करेंगे। उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब उचित कंजंक्शन में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि दैट, या फिर इफ का प्रयोग करना, या फिर
वेदर का प्रयोग करना, WHETHER वेदर, और भी जैसे जो भी चीजें रहेंगी उसे अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब भी बदल जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन भी हो जाता है। कैसे होगा, दिए गए सेंटेंस और टेंस के अकॉर्डिंग। तीसरा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन के बाद इसमें डायरेक्ट नरेशन जब डायरेक्ट बनाते हैं तो कुल हम लोग 6 टेंस का प्रयोग करते हैं, 6 टेंस का प्रयोग होता है। अब 6 टेंस कौन कौन है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा गलत हो गया थोड़ा सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट के 2 और बचते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसी तरह पास्ट के हो जाएंगे 2, चौथे नंबर पे पास्ट इंडेफिनिट, और 5वां है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पार्ट आता है, इसमें ऐड हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 5वां बनता है पास्ट का इंडेफिनिट पार्ट, और 6ठा बन जाता है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वो 6 टेंस हैं जिनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में प्रयोग करते हैं। और चौथा पॉइंट अगर उनकी बात करते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि इसमें 5 प्रकार के सेंटेंस भी पढ़े जाते हैं। इसमें सबसे पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या है, इंटरोगेटिव हो गया। तीसरा क्या हो गया, इंपरेटिव हो गया। चौथा कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और 5वां कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये 5 वाक्य हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रयोग करना है। आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। आगे की क्लास में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस प्रकार से इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, इसके बारे में, नियम कानून कायदों के बारे में और चीजें समझेंगे। जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि नरेशन में 3 अहम परिवर्तन होते हैं जो कि 5 सेंटेंस में कार्य करते हैं। ये जो 5 सेंटेंस हम पढ़े हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, जो इनको हमको पढ़ना है, इनमें 5 सेंटेंस में पूरे नरेशन में 3 चीजें अहम परिवर्तन किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टेंस का परिवर्तन। टेंस का परिवर्तन। दूसरा आता है प्रोनाउन का परिवर्तन, जो सबसे कठिन माना जाता है इसमें, लेकिन बहुत से ऐसे आसान फॉर्मूले और रूल्स हैं जिनके माध्यम से आप इजिली आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन। और तीसरा है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी में बदल देने का परिवर्तन। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी में बदलना। ये 3 अहम टॉपिक हैं, चेंजेस हैं जो पूरे नरेशन में किए जाते हैं। थैंक यू सो मच।